Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about GPS tracker for bail. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर वहां के एक प्रिजनर कैदी गुलाम मोहम्मद भट्ट को बेल पे रिलीज किया गया आफ्टर पुटिंग ए जीपीएस ट्रैकर एंकलेट टू हिज फीट। तो एक जीपीएस ट्रैकर लगा करके फिर बेल पे रिलीज किया गया गुलाम मोहम्मद भट्ट को। गुलाम मोहम्मद भट्ट वॉज अंडर अरेस्ट, ही इज अक्यूज, अभी गिल्टी साबित नहीं हुए हैं। वॉज अक्यूज्ड अंडर यूएपीए एक्ट। यूएपीए एक्ट आप जानते हैं मेनली टेररिज्म को कर्व करने के लिए है। इसके अंतर्गत सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है बाय एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्पेशल एजेंसी क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस ओनली फॉर इन्वेस्टिगेटिंग टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज। क्योंकि 2008 का जो मुंबई पे अटैक हुआ था उसके बाद से इट वाज रियलाइज्ड कि सीबीआई से अलग एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाई जानी चाहिए फॉर इन्वेस्टिगेटिंग टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज, तो एनआईए बनाया गया। और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपी एक्ट को भी काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया इन ऑर्डर टू डील विथ टेररिज्म। वापस से मुद्दे पे आते हैं। गुलाम मोहम्मद भट्ट इज अक्यूज्ड अंडर यूएपीए एक्ट और अभी गिल्टी साबित नहीं हुए हैं, तो ही वॉज अंडर ट्रायल बेसिकली। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने गुलाम मोहम्मद भट्ट को फिर रिलीज किया ऑन बेल आफ्टर पुटिंग ए जीपीएस ट्रैकर इन हिज फीट। अब ये जो जीपीएस ट्रैकर वाला कॉन्सेप्ट है बेल देने से पहले ये इसलिए किया जाता है ताकि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसको ट्रैक किया जा सके, ताकि वो कहीं भाग ना जाए, ताकि वो किसी दूसरे टेरर या इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंगेज ना हो। इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक करने के लिए जीपीएस ट्रैकर का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इंडिया में ऐसा पहली बार किया गया है कि जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल किया गया है फॉर बेल पर्पस। अदरवाइज तो जीपीएस ट्रैकर आपको याद होगा चीताज के ऊपर लगाए गए, इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। बेल पर्पस के लिए जीपीएस ट्रैकर का पहली बार इस्तेमाल हुआ है, बट इंटरनेशनल एग्जांपल्स हैं। यूएस में, यूके में, मलेशिया में जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल किया जाता रहा है बिफोर गिविंग बेल। तो अब इसको लेकर के काफी सारी बहस छिड़ गई है कि जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऑन बेल एप्लीकेंट्स। तो देर आर मेनी सपोर्टर्स हु आर्ग्यू इन फेवर ऑफ यूज ऑफ जीपीएस ट्रैकर फॉर बेल पर्पस। उनका कहना है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन की जा सकती है, क्योंकि सच एक्टिविटी, सच पीपल, दो दे आर नॉट प्रूव गिल्टी बट अक्यूज तो हैं ही, तो चांसेस हैं कि इनमें से कई सारे लोग इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज होंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनका गिल्ट प्रूफ होगा, तो आगे जाकर के बेल से निकलने के बाद ये किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज में जैसे कि नार्को स्मगलिंग वगैरह में, टेरर एक्टिविटीज में एंगेज ना हो। इसके लिए जरूरी है कि इनकी प्रॉपर ट्रैकिंग हो और इससे बेल मिलने में भी आसानी होगी। देखिए जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर उनको इस बात की तसल्ली हो जाए कि इस इंसान को प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जा सकता है, तो बेल देने में भी आसानी होगी कि ठीक है यार बेल दे दो, आगे जब गिल्टी साबित होगा तो वापस इसको पकड़ में के जेल में ले आएंगे। तो इजीली अगर बेल मिलेगा तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की संख्या कम होगी। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की संख्या कम होगी तो जेल के अंदर जो लिविंग कंडीशंस हैं वो थोड़े से ह्यूमेन होंगे। राइट नाउ लगभग 5 लाख जो प्रिजनर्स हमारे देश के अंदर अलग अलग जेलों में हैं, उसमें से 77% आर अंडर ट्रायल्स, यानी कि उनके खिलाफ कोई ना कोई केस चल रहा है अभी, दे आर नॉट प्रूवन गिल्टी। तो अगर अंडर ट्रायल्स की संख्या कम होगी तो जेल के अंदर भी कंडीशंस बेहतर होंगे, और अंडर ट्रायल्स की संख्या तभी कम होगी जब बेल आसानी से मिलेगा, और बेल आसानी से मिलने के लिए प्रॉपर ट्रैकिंग किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ द जीपीएस ट्रैकर। सो वेयर इज प्रॉब्लम इन दैट? मेनी countries are already following it, like US, UK, Malaysia. It will also help our security agencies to maintain proper law and order। इस तरह के criminal
सो कॉल्ड सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को प्रॉपरली ट्रैक किया जा सकेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी मेंटेन करने में आसानी रहेगी। दीज आर आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन फेवर ऑफ यूज ऑफ सच जीपीएस ट्रैकर ऑन बेल एप्लीकेंट्स। लेकिन सम क्रिटिक्स आर ऑल्सो देयर। क्रिटिक्स आर्ग्यू कि दिस इज क्लियरली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। एक इंसान कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, सब कुछ पे नजर रखना इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये वही वाला केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ओवर a period of time shifted from procedure established by law to the concept of due process of law। इसी केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू डिग्निटी, और माना जाता है कि प्राइवेसी इज एन इंपॉर्टेंट aspect for ensuring dignity, or privacy also through a later Supreme Court judgment which is known by the name Puttaswamy judgment of 2017, privacy also became one of the fundamental right। So clearly using GPS tracker to track an individual is infringement of right to privacy। देखिए दूसरा जो इंटरनेशनल एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं यूके यूएस में, वहां पे प्रॉपर कानून ला करके कानून के हिसाब से जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के अंदर अभी ऐसा कोई कानून नहीं है स्पेसिफिकली डीलिंग विद दिस एस्पेक्ट। तो बिना कानून के अगर इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा तो दैट माइट लीड टू misuse of such provision, that is also a possibility। तो possibility of misuse and over regulation। एक जो सबसे बड़ा थ्रेट निकल करके सामने आ रहा है कि, या एक डिस्कशन है, लुक दिस इज वेरी वेग और यू मे से एन आइडिया विच इज नॉट वेरी कंक्रीट, बट ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, एथिक्स में इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, गवर्नेंस में भी लिख सकते हैं नीचे वाले पॉइंट्स में कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ rise of panopticon state which will limit our private space। panopticon, pan मतलब होता है ऑल ओवर, ऑप्टिकन मतलब होता है देखना। तो स्टेट गवर्नमेंट विच इज टर्निंग पैनऑप्टिकन। क्रिटिक्स का कहना है कि आज अंडर ट्रायल्स के ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगाए हैं, कल धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर लगाने लगेंगे, एक्टिविस्ट के ऊपर लगाने लगेंगे कि इसके ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगाओ। So that would lead to rise of panopticon state, a state which is continuously watching us। इसी को कहा जाता है panopticon या ऑर्वेलियन स्टेट। Look, Michael Foucault in his book Discipline and Punish written in 1975, he said कि panopticon state is basically a method by the state to keep all of us restricted, not allowing us to be our natural self, and this limits our private space। कैसे? पैन ऑप्टिकल स्टेट का एक एग्जांपल हो सकता है, जगह जगह लिख देते हैं आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। अब द मोमेंट यू फील कि यू आर बीइंग वॉच्ड, भले वो सीसीटीवी काम करे ना करे, यू स्टार्ट बिहेविंग इन ए वेरी लिमिटेड मैनर, यू फील लाइक योर फ्रीडम इज लॉस्ट। आप जो देख रहे हैं टीवी पे, नेटफ्लिक्स में कौन सा मूवी देख रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स देख रहे हैं, इफ यू बिलीव और यू कम टू नो कि एवरीथिंग इज नोन बाय द स्टेट, then that is the phenomena of panopticon state and which limits our private space, and without freedom we cannot have a dignified life। तो ये एक वेग सा बट एक कॉन्सेप्चुअल या आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है ऑफ द जीपीएस ट्रैकर कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस जीपीएस ट्रैकर will be used on other individuals also, not just under trials, and that will strengthen the concept of panopticon state and which will limit our private space, which will ultimately end up consuming our freedom। पैनऑप्टिकन स्टेट जो है वो डिजिटल एज में तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। डिजिटल एज के अंदर क्या हो रहा है कि वट एवर एक्टिविटी वी इंगेज इनटू दिस और सच एक्टिविटीज आर फीडेड इनटू सेवरल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इंस्टा पे आप बताते हैं, आप हर जगह बताते हैं कि मैं दिवाली सेलिब्रेट कर रहा हूं एंड ऑल, सो दिस इज making the job of the state easier to track and have our profile। So panopticon state is anyway becoming very stronger in the age of digitalization, and with such activities like GPS tracker and all, panopticon state means a state having a watch on all of us will become stronger। अब panopticon state होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जीपीएस ट्रैकर इज वन स्टेप इन दैट डायरेक्शन, इसको लेकर के अभी काफी बहस है।
अल्टीमेटली ये सारा मामला आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस या अगेंस्ट इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी का या इंडिविजुअल्स डिग्निटी का। हम सबको अधिकार है एक प्राइवेट लाइफ का, जिसमें वी आर नॉट एट ऑल बीइंग वॉच्ड बाय एनीवन, नॉट बीइंग फॉलोड बाय एनीवन। दैट इज मैटर ऑफ आवर डिग्निटी। वी ऑल शुड बी इंटाइटल्ड टू दैट। बट प्राइवेसी बहुत ज्यादा मिलने से नुकसान क्या होता है? एक्सेसिवली अलाउइंग प्राइवेसी irrespective of a person's background might be detrimental for national security also। कोई आदमी चोरी छुपे बम बना दे, कोई आदमी चोरी छुपे रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करे, एंड इन द नेम ऑफ प्राइवेसी मोस्ट ऑफ हिज और हर एक्टिविटीज आर इफ restricted from state vigilance, then that will have ultimately compromise or lead to compromise on national security। तो ये बहस हमेशा चलती रहेगी, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी। अभी जब स्टेट ज्यादा हमारे लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि स्टेट इज बिकमिंग पैनऑप्टिकन और हमारे प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। अगर स्टेट नहीं इन्फ्रिंज करेगा, इट विल ट्राई टू प्रोवाइड अस मैक्सिमम स्पेस इन आवर प्राइवेट लाइफ, देन इट माइट एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट ड्यूटी विच इज नेशनल सिक्योरिटी। सो ये कंसर्न है। इस पे ही मैंने ये मेंस का क्वेश्चन दिया है कि गोल्डन मीन बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी नीड्स टू बी फाउंड। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू अचीव द सेम। तो यही सारा मामला है नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी का। एथिक्स में भी इससे रिलेटेड केस स्टडी आ सकता है। एथिक्स में भी आपको इससे रिलेटेड जीएस मतलब बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसमें मैंने सारी बातें लिख दी हैं। अल्टीमेटली आपको कैसे कंक्लूड करना है कि लुक, नो राइट कैन बी एब्सोल्यूट इन नेचर, अदरवाइज दैट राइट degenerates into license। Every right has to be restricted with some reasonable restriction। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। Reasonableness of any restriction has to be decided by the court or any appropriate authority। तो कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट तो होता नहीं है। तो right to privacy is also a right, but it is not absolute in nature. It must be restricted by some reasonable restriction. But that reasonableness has to be determined by the court, and that reasonableness must be sync with the concept of proportionality। क्या है proportionality? मतलब जितना जरूरत है उतना ही restriction लगाया जाए। तो ऐसा कुछ कंक्लूजन में लिख देंगे कि राइट टू प्राइवेसी इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबलनेस बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल कोर्ट। Court should follow the principle of proportionality। मतलब only that amount of restriction should be put which is appropriate in a particular case। The next article is about Ben Gurion Canal project। This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view। देखिए, इजराइल पैलेस्तीन के कन्फ्लिक्ट पे तो मैंने एक डिटेल डिस्कशन लिया था, लगभग 1.5-2 घंटे का एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे। वहां मैंने आपको समझाया था कि जो सेकेंड इजराइल अरब वॉर हुआ, दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन बाय इजिप्ट। आपको मैंने, आई होप आपने वो वीडियो देखा है, तो मैंने बताया कि कैसे इजिप्ट एक ब्रिटिश कॉलोनी था 1953 तक। देन इजिप्ट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर, गमल अब्दुल नासिर, नासिर वांटेड टू इंडस्ट्रियलाइज और ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इजिप्ट। इसके लिए नाइल डैम प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहे थे इन ऑर्डर टू हैव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सो दैट इजिप्ट के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ सके। लेकिन नाइल डैम प्रोजेक्ट के लिए नासिर को बहुत सारे फंड की जरूरत थी। फॉर दैट फंड ही अप्रोच्ड ब्रिटेन but was refused by Britain। Similarly, France also refused to support financially to Egypt। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है because we have very recently come out of World War II and we ourselves are facing financial crisis। Egypt went to US for help। US also did not help Egypt। तो नासिर के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं। नासिर ने फिर क्या किया? सुएज कनाल, जो एक, आप देख सकते हैं ये कनाल जो रेड सी को, ये है रेड सी, फिर यहाँ पे एक नैरो सा पैसेज बनता है, इसको गल्फ ऑफ सुएज कहते हैं। तो बेसिकली रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से। ये सुएज कनाल
बना था 1860s में ही, 1869 में, और इसको मैनेज कर रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस की प्राइवेट कंपनियां मिल करके। बनाया भी ब्रिटेन और फ्रांस ने मिल करके ही था। तो सुएज कनाल तब बना था जब इजिप्ट एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, और सुएज कनाल पे नजर पड़ी नासेर की। नासेर ने फैसला किया कि सुएज कनाल को नेशनलाइज किया जाए। इजिप्ट तो आजाद हो ही चुका था 1953 में, बट ये सुएज कनाल फिर भी मैनेज किया जा रहा था बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस। दोनों की प्राइवेट कंपनियां इसको मैनेज कर रही थी। नासेर को फंड की जरूरत थी फॉर नाइल डैम प्रोजेक्ट। नासेर नेशनलाइज दिस सुएज कनाल, मींस इजिप्टियन गवर्नमेंट ओवरटुक दिस सुएज कनाल, कि आज से हम इसको मैनेज करेंगे और यहाँ से गुजरने वाली जितने भी शिप्स हैं इन पे टैरिफ अब हम कलेक्ट करेंगे। और फिर इजिप्ट ने इसको नेशनलाइज करने के बाद टैरिफ कलेक्ट करना शुरू किया। ब्रिटेन और फ्रांस के लिए जितने भी शिप्स थे उनसे वो 5 गुना ज्यादा टैरिफ लेता था, और इजराइल से बाउंड जो भी शिप्स थे उनको तो वो परमिट ही नहीं करता था, चाहे जितना भी पैसा दे दो। इजराइल से जाने वाली जितने भी शिप्स थे, चाहे टू एंड फ्रो, एनी शिप associated with Israel were not allowed to pass through Suez Canal. अब सुएज कैनाल से गुजरने नहीं देने का मतलब था कि एनी कनेक्टिविटी विथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री वाज टू बी मेड वाया दिस केप ऑफ गुड होप, which was very long as compared to this Suez Canal route. You can see, very long. This route was quite long as compared to Suez Canal route. Naturally, Egypt got frustrated. Britain and France were also frustrated कि ये क्या बदतमीजी है भाई, सबसे ले रहे हो 5 रुपया तो हमसे ले रहे हो 25 रुपया, और इजराइल कह रहा है कि अरे तुमको पैसा वैसा चाहिए हमसे लो, लेकिन हमको अलाउ ही नहीं कर रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट इन दिस। सो दिस सिचुएशन लेड टू बिगिनिंग ऑफ सेकेंड अरब इजराइल वॉर, जिसमें इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीक्रेट तरीके से पैक्ट किया कि भाई इजिप्ट पे वॉर कर देते हैं और फिर वॉर करके सुएज कनाल को वापस से ले लेंगे। अभी इजराइल और फ्रांस और ब्रिटेन ने इजिप्ट पे वॉर डिक्लेयर ही किया, तब तक यूएस और यूएसएसआर इंटरवीन इनटू दिस मैटर, क्योंकि दे डिड नॉट वांटेड दिस मैटर टू बी ओवर स्ट्रेच्ड। तो यूएस और यूएसएसआर के इंटरवेंशन के कारण ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे हटना पड़ा, इजराइल को पीछे हटना पड़ा, और ये जो सुएज कनाल है वापस से इजिप्ट को मिल गया। सो दिस इंटायर स्टोरी इज नोन बाय द नेम सुएज कनाल क्राइसिस, and that is very much linked with second Arab Israel war that was fought in 1956. तो सेकेंड अरब इसराइल वॉर में शुरुआत की थी इसराइल ने इन एसोसिएशन विद ब्रिटेन एंड फ्रांस। इन द अर्ली फेज इजिप्ट हैड टू फेस अ लॉट ऑफ रिवर्सेस। इजिप्ट को तो मिलिटरली लॉस हुआ सेकेंड अरब इसराइल वॉर में, बट इजिप्ट की आप मान सकते हैं पॉलिटिकल विक्ट्री हुई, क्योंकि अल्टीमेटली द सुएज कनाल वाज केप्ट विद इजिप्ट, क्योंकि यूएस और यूएसएसआर ने इंटरवीन किया और उन्होंने इजराइल को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, सबको वहां से हटाया कि भाई हटो तुम, द कनाल विल बिलोंग टू इजिप्ट, इट शुड बिलोंग टू इजिप्ट। सो जब से ये सुएज कनाल क्राइसिस हुआ, सेकेंड अरब इसराइल वॉर एंड ऑल, उसके बाद से इसराइल हैज बीन एक्सप्लोरिंग एन ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसराइल को तो सुएज कनाल से ट्रेड करने की परमिशन दिया नहीं था इजिप्ट ने, अंटिल वेरी लेट। बाद में कैंप डेविड अकॉर्ड होगा और ये सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, दैट आई डिस्कस्ड इन द डिटेल्ड वीडियो। तो यूएस ने इसराइल को सेटिस्फाई करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, यूएस ने कहा कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, हम तुम्हारा अलग से कैनाल बनवा देंगे। एंड देन यूएस along with Israel prepared a report for a parallel canal to the Suez Canal. इस पैरेलल कनाल जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट था, उसका नाम रखा गया बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट। बेन गुरियन वाज सम लीडर ऑफ इजराइल एंड ऑल, तो बेन गुरियन सम सीनियर मेंबर ऑफ जूस कम्युनिटी, तो बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट नाम रखा गया। दिस बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट वाज टू लिंक गल्फ ऑफ अकाबा। ये देखिए, ये इजराइल स्लाइटली ओपन्स इनटू रेड सी। यहां से सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी या एपीएससी प्रीलिम्स में। इसराइल का छोटा सा हिस्सा यहाँ रेड सी में ओपन होता है, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ अकाबा।
और गल्फ ऑफ अकाबा को कनेक्ट करने की बात की गई वाया दिस गाजा स्ट्रिप टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी। और इस कनाल प्रोजेक्ट को नाम दिया जाने वाला था बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट, विच वाज टू मूव थ्रू डेजर्ट ऑफ नेगेव। तो इजिप्ट के अंदर इजराइल के अंदर एक डेजर्ट भी है, डेजर्ट ऑफ नेगेव या नेगेव डेजर्ट। तो गल्फ ऑफ अकाबा से नेगेव डेजर्ट से होते हुए गाजा स्ट्रिप रीजन से होते हुए ईस्टर्न मेडिटेरियन को कनेक्ट करना था ये बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट। बट बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट हो नहीं पाया है क्योंकि इसमें बड़ी चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो है इकोनॉमिक चैलेंज, इसमें बहुत सारा फंड लगेगा। $100 बिलियन के आसपास का एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब $100 बिलियन का एस्टिमेटेड कॉस्ट इकोनॉमिकली सेंस नहीं बनाता। इससे अच्छा दूसरे साइड से ट्रैवल कर लो। और वैसे भी कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद से तो now the Suez Canal has been opened for Israel also, so it does not make sense economically. Economic challenge भी है, logistical challenge भी है। Given the rough terrain, इस यहाँ पे कनाल बनाने के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना होगा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ कोर्स इज नॉट इजी। उसके अलावा आप देखो, अगर ये कनाल बन भी जाता है बेन गुरियन कनाल, तो भी सुएज कनाल की तुलना में ये लगभग 100-150 किलोमीटर लंबा होगा। So why any ship would prefer this route, leaving Suez Canal route? So even if this is prepared, this would be only theoretical. It will not have much economic or practical significance. That is another challenge. $100 बिलियन लगा करके खाली नाम का कनाल बनाओ पैरेलल, दैट डज नॉट मेक मच सेंस, वो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके। और तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि देखिए ये जो बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट है, दैट इज मूविंग फ्रॉम क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ गाजा रीजन। और गाजा रीजन में आपको पता है कि हमास जो है ट्रेडिशनली काफी डोमिनेंट रहा है। उसी हमास ने हाल फिलहाल में इसराइल के ऊपर अटैक किया 7 अक्टूबर को, तब जाकर के ये मौजूदा क्राइसिस शुरू हुआ। फिर इसराइल ने काउंटर अटैक करना शुरू किया गाजा रीजन में। टारगेट तो था उसका कि हमास को वो टारगेट करे, लेकिन मेनली जो सफर कर रहे हैं वो गाजा के सिविलियन पॉपुलेशन है। तो ये कनाल प्रोजेक्ट हमास के बगल से, हमास डोमिनेटेड रीजन गाजा के बगल से गुजर रहा है। तो सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, हमास कभी भी यहाँ पे रॉकेट अटैक वगैरह कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट 1960 में प्रपोजल आया था, तब से लेकर के आज तक हुआ नहीं है। तो आखिर आज इस पे हम चर्चा कर क्यों रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इजराइल इस बार पूरी तरह से हमास को मिटाने पे लग गया है, इसके कारण कई सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि परहैप्स इजराइल वांट टू कंप्लीटली वाइप आउट हमास फ्रॉम दिस रीजन, and then perhaps Israel will start implementing this Ben Gurion Canal project. Of course, it is just a speculation. इसमें कोई बहुत कंक्रीट फैक्टर या एविडेंस है नहीं, बट कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है that one of the reason behind Israel's desire to eliminate Hamas from Gaza Strip and completely control the Palestinian enclave that is Gaza is to explore the possibility of Ben Gurion Canal project implementation. That is why it was in news. Second Arab-Israel War 1956, mainly due to Suez Canal crisis. Suez Canal was nationalized by Egyptian President Nasser. हायर फीस, नासिर ने क्या किया, हायर फीस कलेक्ट कर रहा था ब्रिटेन और फ्रांस से, एंड बैन ऑन इजराइल बाउंड शिप्स, and that led to Second Arab-Israel War. Intervention of USSR and US, Egypt retained the control of Suez Canal, and since then the proposal of Ben Gurion Canal project is there, which would connect Red Sea, Gulf of Aqaba with Negev Desert and East Mediterranean. तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ अकाबा। एंड चैलेंजेस इसमें इकोनॉमिक है, लॉजिस्टिकल है, सिक्योरिटी है, और पर सिक्योरिटी चैलेंज को एलिमिनेट करने के लिए इजराइल इस बार पूरी तरह से हमास को खत्म करना चाह रहा था। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। BIS से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल आया था आसाम ट्रिब्यून में, BIS को इसी कारण से मैं कवर कर रहा हूँ। कोई करंट न्यूज नहीं है बट BIS से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं BIS के बारे में। BIS एक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है, नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी, जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड मार्क देता है। BIS इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर BIS एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। तो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है जो अलग अलग प्रोडक्ट, आप कहते हैं ना BIS
द्वारा प्रमाणित। तो BIS एक हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को मार्क देती है। अगर BIS द्वारा प्रमाणित है, इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या क्वालिटी को मीट कर रहा है। BIS जो है वो तमाम तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन का काम कर रही है इन ऑर्डर टू हैव आइडिया ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड। अदरवाइज BIS 2016 से पहले भी था ही, बट इट वाज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो BIS के अलावा देर वर सेवरल अदर स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज दैट वाज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो भारत सरकार ने BIS को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया, कानून बना करके। पहले से भी ये था जस्ट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बाद में उसको कानून बना करके स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया, तमाम पावर दिए। एग्जिस्टिंग जो बाकी सारे स्टैंडर्ड्स थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा दिए जा रहे थे, उनको खत्म किया। अब BIS के पास ज्यादा पावर दिया गया है ताकि हर तरह के प्रोडक्ट्स को BIS ही स्टैंडर्डाइज करे अंडर द एम ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड। BIS, Bureau of Indian Standard, works under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. BIS मेनली तीन तरह के मार्क देता है। हॉलमार्क देता है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, इको मार्क फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इस तरीके का इको मार्क होता है फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और इस तरीके का आप ISI मार्क देखते होंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्टील वगैरह के ऊपर आप ISI मार्क देखते होंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को ISI मार्क देता है, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय BIS। ISI मार्क द्वारा प्रमाणित मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या क्वालिटी को मीट करता है। इको मतलब, इको मार्क मतलब इको फ्रेंडली है। हॉल मार्किंग ऑन गोल्ड मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट करता है। ISI जो मार्क होता है दैट बियर्स ISI लोगो लाइक दिस प्लस 7 to 10 डिजिट लाइसेंस नंबर। ISI यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो मार्क है वो जेन्युइन ISI मार्क है कि नहीं, उसके लिए जो 7 से लेकर के 10 डिजिट का लाइसेंस नंबर होता है उसको आप जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं ऑन BIS केयर ऐप इन ऑर्डर टू इंश्योर इट्स ऑथेंटिसिटी एंड सर्टिफिकेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको हिंट चाहिए होगा। रीड दिस हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये बोर्ड वर्क है एंड सो दैट यू कैन मेक योर नोट्स एंड रिवाइज इट प्रॉपरली। द नेक्स्ट टॉपिक इज वांगला फेस्टिवल। छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वांगला फेस्टिवल रिसेंटली वाज कंक्लूडेड। तो कहाँ को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू मेघालय, स्पेशली गारो ट्राइब्स ऑफ मेघालय। उसके अलावा नागालैंड और असम में भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन मेनली गारो ट्राइब ऑफ मेघालय celebrate Wangla festival. It is also known as Festival of 100 Drums. It is a harvest festival और हार्वेस्ट के बाद इन द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल दे गिव थैंक्स टू मिसी सालजोंग। तो पहले वांगला फेस्टिवल करते हैं गारो ट्राइब के लोग इन मेघालय, जहाँ पे वो वांगला डांस करते हैं जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। और उसके बाद फिर वो लोग सन गॉड द मिसी सलोंग की भी पूजा करते हैं विच इज पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो पहले वांगला डांस, हार्वेस्ट और फिर पोस्ट हार्वेस्ट में सन गॉड की पूजा जिसको मिसी सालोंग भी कहते हैं। सो दिस इज अगेन द बोर्ड वर्क फॉर योर रिवीजन पर्पस। इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल नहीं होता, सिल्वर आयोडाइड एंड ऑल उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है, सिल्वर आयोडीन एंड ऑल। And Thawide Glacier is in West Antarctica, but it is not world's largest glacier. So first and third is correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.